गाजी है तो शमशेर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। 6 सितंबर एक ऐसा तारीखी दिन जब पाकिस्तान फोर्सेस ने हमारे दुश्मनों को रोका था, उनकी जो चलते हुए कदम पाकिस्तान की जानिब आए और कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, तो वहीं पर पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से उनको रोका गया और अपनी ताकत से ये दिखाया गया कि पाकिस्तान एक खुददार मुल्क भी है और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से अपनी हिफाजत करना भी जानता है। 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर मुख्तलिफ फोर्सेस के लिए ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि इन्हीं दिनों में मुख्तलिफ फोर्सेस की जानिब से अपना अपना किरदार, जो कि बहुत ही अहम किरदार था, वो अदा किया और साथ ही साथ पाकिस्तानी सालमियत पर आंच नहीं आने दी। ये एक ऐसा दिन है जिसके बारे में पाकिस्तान में जब भी बात की जाती है, हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि बात करते हैं, लेकिन उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें पता नहीं होती। हिस्ट्री को एक दफ़ा फिर से रिवाइव करेंगे आज के प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि अभी गुज़िश्ता कुछ माह पहले की अगर हम बात कर लें तो हमने देखा कि जिस तरीके से जो है मार्का हक, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, जिसमें जो है वो तमाम तर फोर्सेस की जानिब से अपना किरदार अदा किया गया, उनमें एक फ़ोर्स थी पाकिस्तान नेवी, जो कि हमारी किसी भी किस्म की आबी दुश्मन की जानिब से जो आबी जारहियत है उसको रोकने के लिए हमा वक्त तैयार खड़ी थी। साइलेंट गाइज जिनको कहा जाता है, खामोशी से अपना काम करते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसकी इन्होंने हिफाजत की और किस तरीके से, क्योंकि आज का प्रोग्राम इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद होंगे जिन्होंने मार्का हक में हिस्सा लिया, जो कि इस ऑपरेशन में मौजूद थे, जो कि टेरिटरी पर मौजूद थे, और वो बहुत सारे उनके जो आप कहने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर करेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास आ रही थी वो भी शेयर करेंगे और हिस्ट्री के पन्नों को एक दफ़ा फिर से पलटेंगे और मैं और आप मिलकर इन तमाम तर चीज़ों को एक दफ़ा फिर से एंजॉय करेंगे। तो आइए आज के ख़ास प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। सितंबर के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में मैं और आप शायद उस तरीके से नहीं जानते होंगे। कराचीइट्स जो कि कराची में रहते हैं अक्सर मैरीटाइम म्यूज़ियम्स का रुख करते हैं और वो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें खड़ी भी होती हैं वहाँ पर वो आकर देख रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, जो उसकी हिस्ट्री होती है, उसके बारे में पता नहीं होता। इस वक्त मैं जिस सबमरीन में खड़ी हुई हूँ, हंगोर कहते हैं इसको, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई थी, किस किस तरीके से, क्या क्या इसकी अचीवमेंट्स हैं, इस पर करेंगे हम बात। मेरे साथ मौजूद हैं शहरियार इकबाल साहब, इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वेलकम ऑन बोर्ड हंगोर सबमरीन। थैंक यू सो मच। शहरियार मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हंगोर की हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलें जी, मैं कमांडर शहरियार इकबाल हूँ फ्रॉम पाकिस्तान नेवी, और विद इन पाकिस्तान नेवी मैं पाकिस्तान नेवी सबमरीन फोर्स के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ। तो बड़ी खुशी हुई कि इस डिफेंस डे की मुनासबत से आप हमारे पास आई हैं, तो आपको मैं ये जो एक बड़ा हिस्टोरिकल हमारा ये प्लेटफॉर्म है जो अब रिटायर हो चुका है, लेकिन इसकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान नेवी के लिए, तो वो आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगा। ठीक है जी, यहाँ से शुरू करते हैं। शहरियार सबसे पहले मुझे बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी, इस वक्त आप जो सबमरीन के सबसे आगे वाला हिस्सा है उसके अंदर मौजूद हैं। ये हिस्सा टॉर्पिडो सेक्शन होता है, इसके अंदर आप ये ट्यूब्स देख सकते हैं, ये 8 ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स के अंदर टॉर्पिडो, इनके अंदर मिसाइल वो लोड होता है। टॉर्पिडो जो है पानी के अंदर रहता हुआ एनिमी के शिप पे टकराता है, जबकि मिसाइल जो है पानी से निकल के फिर शिप पे टकराता है। तो ये जो सबमरीन है ये फ्रेंच सबमरीन है, हमने फ्रांस से ली अर्ली 70 लेट 60s में, और इससे पहले 1964 में एक और थी गाजी सबमरीन, वो यूएस थी। तो ये हमने फिर यूएस से शिफ्ट हुए फ्रेंच के ऊपर, तो ये हंगोर क्लास सबमरीन है। हंगोर आपको जी आपको पीछे लेके चलते हैं। तो ये वाला जो साथ में सेक्शन है इसके आप बंक्स भी देख रहे हैं। सबमरीन एक बड़ी कन्फाइंड स्पेस होती है रहने की, ये टोटल 1.5 फुट इसकी हाइट होगी, इसी के अंदर जो है हम सोते हैं। तो बैठ तो नहीं सकते होंगे आप लोग यहाँ? बैठ इसके अंदर नहीं सकते, बैठने के लिए अलग लिविंग स्पेसेस होती हैं, रहने की डाइनिंग स्पेसेस होती हैं। तो यहाँ पे बस ये टोटल आप क्वांटिटी ऑफ बेड्स हैं, लिमिटेड बेड्स हैं, हॉट बंकिंग होती है, सारे क्रू के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं होते।
कुछ जो हैं ड्यूटीज़ पे होते हैं, जो बाकी ऑफ वॉच होते हैं वो इधर आके फिर अपना रिलैक्स कर रहे थे। अच्छा मुझे शहरियार ये भी बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं ना वो कन्फाइंड स्पेस होती है, एट अ टाइम कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते थे जब हम ये कहेंगे जब आप लोग इसकी खिदमत हासिल कर रहे थे? अराउंड 60 का क्रू होता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द मिशन, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। ट्रेनिंग का मिशन है तो डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। वॉर टाइम में हम मिनिमम क्रू या वॉर क्रू जो है वो लेके जाते हैं। मतलब ये वो बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं और आप शायद उस तरीके से नहीं जानते, उसको जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ये भी देखेंगे कि कहाँ पर जो है वो मेरी और आपकी भी गलती है जिसको दुरुस्त करना है। मजीद बताएगा शहरियार। पहले यहाँ से ज़रा ऊपर चले जाते हैं। जिस तरीके से शहरियार हमें बता रहे थे बहुत ही कन्फाइंड सी स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कि जो है वो प्रॉपर्ली सब कुछ देखा जा सके। तो यहाँ से मुझे बताइएगा कि ये क्या है? ये आपकी स्पेसेस हैं जहाँ पे आप हाथ वगैरह धो सकते हैं। ये देखें ये कितनी कंजेस्टेड है। तो बाकी आगे ये लिविंग स्पेस है जहाँ पे लिविंग स्पेस नहीं, यहाँ पे आप खाना शाना बैठ के वार्डरूम गपशप डाइनिंग आपका ये सारा ये है। यही हमारी सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। सी के अंदर हमारे पास ऑल दो खेलने के ऐसे कोई मौके नहीं होते, सो ऑल व्हाट वी कैन डू इज़ we can play board games, yeah, we can play watch movies, so that is all the entertainment we have available. और ये क्या है? ये एक लैडर है जो लैडर आगे ऊपर जाता है सबमरीन के टॉप के ऊपर। वहाँ से जब सरफेस के ऊपर सबमरीन होती है तो उसकी जो सरफेस पे नेविगेशन होती है वो फिर ऊपर जाके विजुअली आप करते हैं। अच्छा। लेकिन जब हम सबमरीन डाइव पे होती है तो ये हैच बंद होता है और इसके ऊपर वाला सारा एरिया अंडर सी होता है, सबमर्ज्ड होता है, बंद होता है। ठीक है जी। और यहाँ पर ये पिक्चर किनकी है ये भी बताइएगा? ये एडमिरल अहमद तस्नीम हैं जो कमांडिंग ऑफिसर थे 1971 की वॉर के अंदर इस सबमरीन के। तो इन्होंने इंडियन शिप जो है INS कुकरी उसको डुबोया था और एक और शिप है INS किरपान, उसको उन्होंने क्रिपल किया था, बैडली क्रिपल किया था। ये है वो जी, ये इंडियन सबमरीन, ये इंडियन शिप है, इंडियन शिप है जी कुकरी, जिसको इन्होंने डुबोया था। अच्छा, ये थे 1971 की जंग में। ठीक है जी, वाओ। तो इसी सबमरीन के अब नए नाम से हम चाइनीज सबमरीन्स ले रहे हैं, हंगोर क्लास सबमरीन्स। There are total 8 सबमरीन्स, 4 हम चाइना से लेंगे और 4 जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, तो जो नई आने वाली हैं जो कि नई मॉडरेट होंगी वो आप लोग चाइना से ले रहे हैं? चाइना से ले रहे हैं और इधर भी बन रही हैं। ठीक है। ये आपका एक ऑप्स रूम है, ऑपरेशंस रूम है। इसके अंदर आपकी सारी गैजेटरी होती है, सारे सोनार्स होते हैं। सबमरीन के अंदर हम कुछ देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं कानों से। तो हमारे ऑपरेटर इतने ट्रेंड होते हैं कि सिर्फ आवाज़ सुन के वो पता लगा सकते हैं ये कोई फिशिंग बोट है, कोई बड़ा वॉरशिप है, एनिमी का शिप है। तो अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर अपना फायर सॉल्यूशन बनाते हैं और अटैक करते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़े तो मुझे बताइएगा ये जो हमें इतना सब कुछ नज़र आ रहा है ये क्या क्या है? ये कंट्रोल रूम है जो सबमरीन सरफेस करती है, ऊपर आती है या डाइव करती है, उसके सारे कंट्रोल्स आप देख सकते हैं वो यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स बैठे होते हैं। तो वो कंट्रोल जो हैं सबमरीन के फिन्स होते हैं जिनको प्लेन्स कहते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट के प्लेन्स होते हैं तो उस तरह सबमरीन के भी प्लेन्स होते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं। साथ में इसके टैंक्स हैं, टैंक्स में हम पानी लेते हैं। सबमरीन ओवरऑल हैवी हो जाती है तो सबमरीन जो है नीचे जाती है। अगर आप लोग डीप सी जा रहे हो तो आप लोगों का जो स्पैन होता है डीप सी में रहने का अमूमी तौर पर वो कितना होता है? जो ये सबमरीन डिज़ाइन है ये वाली 60 डेज़ की फ्रेंच सबमरीन जो हैं दे आर डिज़ाइन फॉर 60 डेज़। तो 60 डेज़ के बाद वैसे भी जो क्रू है वो उसकी मसल मास कम हो जाता है और उसके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती टू सस्टेन इवन फर्दर। तो ये इस तरह की लिमिटेशन, ह्यूमन लिमिटेशंस फिर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको फिर आना पड़ता है वापस। ठीक है। ये आप लोगों का किचन है? ये हमारा जी गैली इसको कहते हैं, नेवी की इस्तिलाह क्या कहते हैं? गैली। ओके। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों का खाना बनता है? यहाँ पे हमारा खाना। अक्सर लोग सोचते हैं कि आप लोग डीप सी में हैं तो यहाँ पर गैस का इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, हमारी हॉट प्लेट्स होती हैं। गैस जो है इट्स अ कंबस्टिबल मटेरियल। तो सबमरीन के ऊपर ऑल अराउंड हमारी वो होती हैं, बैटरीज होती हैं जो हाइड्रोजन या इस तरह के मादियात निकालती हैं। तो ये ओवरऑल एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इट कैन रिजल्ट इन एन एक्सप्लोजन। तो वो फिर हम नहीं, हॉट प्लेट्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। ये अमूमी तौर पर आज चलिएगा
यहाँ पर जिस तरीके से लोग अक्सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमागों में होती हैं उसका सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप लोग देख रहे हैं कि व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, हमें प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि यहाँ पर जो है हम ये नहीं कह सकते कि जो पाथवे बना हुआ है यहाँ पर जो है वो 2 लोग एक साथ चल सकते हैं। तो जब भी तनकीद की जाती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता, तो उनको भी ज़रा मद्देनज़र रखकर बात की जाए तो सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी क्लियर आउट हो जाती है। शहरियार, मुझे ये बताइएगा कि बोलते बोलते हम लोग यहाँ से गुजर गए हैं, ये क्या है? ये भी सारी इसकी ऑक्सिलरी मशीनरीज के एरियाज हैं, पंप्स डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ऑल अराउंड द सबमरीन आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑक्सिलरी मशीनरी देखेंगे। तो ये जितना सब कुछ हमें नजर आ रहा है इसके लिए तो मुझे लग रहा है प्रॉपर ट्रेनिंग आपको चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। जी, बड़ी थॉरो ट्रेनिंग होती है। वी स्टार्टेड ऑफ ट्रेनिंग एट फ्रांस, फिर ओवरऑल जब सबमरीन्स आई तो हमारा एक सबमरीन ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो सबमरीन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हम जाते हैं, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है, ऑन बोर्ड 1 साल की ट्रेनिंग है। तो जितने भी सिस्टम्स हैं, 100 के करीब सिस्टम्स होते हैं, वी नो बाय हार्ट कि एक लाइन है, ये फर्ज करें लाइन है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, किससे इक्विपमेंट को चला रही है, ये इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की है। तो टिल द टाइम एवरी पर्सन ऑन बोर्ड डजंट नो द एग्जैक्ट जॉब, तो फ़र्ज़ करें कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई फ्लडिंग हो जाए, कुछ हो जाए खुदा न खास्ता, तो हर बंदा इक्वली ट्रेंड होता है कि वो उस इमरजेंसी या इवेंचुअलिटी को कैटर फॉर कर सके या अपना पार्ट प्ले कर सके। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा शहरिया, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आप जाते हैं नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हो जाते हैं जिनके बारे में आप प्रॉपर्ली तैयार नहीं होते मेंटली। अब आप लोग जाते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि खाना किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं, रहना किस तरीके से मैनेज करते हैं, या कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर आप डीप सी में हैं आपके तो चारों तरफ पानी ही पानी है, तो आप बाहर निकल कर तो कोई चीज़ ला नहीं सकते कि हाँ चलो यहाँ से पकड़ के ले आओ, किसी से मांग के ले आओ। तो फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं अगर कुछ हो जाए, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हो सकता है? अच्छा। जैसे एक हमने पहले भी बात की थी ऑफ द रिकॉर्ड के अगर एसी ख़राब हो जाए तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो हर चीज़ जो सबमरीन होती है उसका एक बैकअप होता है। एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम डाउन हो गया तो एक उसका स्टैंड बाय सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली इट टेक्स ओवर द पावर। हाइड्रोलिक सिस्टम है, एक बैठ गया दूसरा अप हो जाता है। FC या आप एयर कंडीशनर की जैसे बात कर रही हैं, वो एक डाउन हो गया तो दूसरा अप हो जाता है। तो ये सबमरीन इट्स अ वेरी सेफ प्लेटफॉर्म। बज़ाहिर आपको लग रहा है नीचे जा रहे हैं, वी आर डेफिनेटली प्रोन टू रिस्क, वो तो नो डाउट, लेकिन इट्स मोर सेफर देन द एयरक्राफ्ट। अच्छा जी, लेकिन ओवरऑल मुश्किल क्या है? मुश्किल इस तंग गली में रहना है। एक ही यूनिफॉर्म पहनना है, वी कांट शेव ड्यू टू पॉसिटी ऑफ वाटर, और बाकी बट जो भी सबमरीनर है यू विल सी हिम कंटेंटेड, यू विल सी हिम हैप्पी, सेटिस्फाइड, एंड वी लव आवर जॉब। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग होता है ना, हम लोग कहीं ट्रैवल करने भी जा रहे हो, 3 दिन के लिए भी जा रहे हो, तो हमारे पास इतने बड़े बड़े लगेज बैग्स होते हैं जिसमें हमने हर चीज़ रखी हुई होती है। तो आप लोग इस तरीके से लगेज कैरी नहीं करते? नहीं, हम कुछ भी नहीं कैरी करते, सिर्फ एक जीन्स की शर्ट, फुल स्लीव शर्ट, कॉटन की जीन्स की पैंट और नीचे खेड़ियाँ। इसके अलावा वी नीड नॉट टू कैरी एनीथिंग। और एक सिग्निफिकेंस ये है कि उसमें आपको हवा लगती रहती है, एयरी होते हैं, तो बाकी डेफिनेटली अगर आप क्लोज शूज पहनेंगे उनकी ओडोर जो है, सो दैट विल बी अनबेरेबल ओवर टाइम। तो फिर वो एक ही आपके पास है और उसमें आपने यूनिफॉर्म पहनना है या वो पहनना है? जी, या ठीक है। तो ये तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी, जैसे आप बता रहे हैं, शेव नहीं कर सकते, और क्या क्या नहीं कर सकते आप लोग अगर आप लोग जा रहे हैं? तो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम आप कह लें फ्रेगरेंस नहीं इस्तेमाल कर सकते, परफ्यूम्स भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ खुशबू होती हैं विच गिव्स अस कि कोई इमरजेंसी होगी है। इस तरह के कुछ सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर हमने खुद वो परफ्यूम एडिट की होती है, तो उस खुशबू से ताकि कोई आप कंफ्यूज ना कर पाएँ कि उस सिस्टम की तो नहीं है, तो इसलिए हम फ्रेगरेंस वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। फ्रेगरेंस किसी भी किस्म की नहीं। आपने इम्प्रेस किसको करना है? whom do you want to impress? I mean out at sea हम सारे इकट्ठे आपस में मर्द हैं, so there's no need for fragrance। इसके बारे में प्लीज बताइएगा। आफ्ट टॉर्पेडो रूम है, तो अगर दुश्मन को आपने पीछे से फायर करना हो, एक तो आगे आपको मैंने सबसे आगे दिखाई थी, तो अगर दुश्मन आपके आगे से मिस हो जाए, पीछे से फायर करना पड़े, तो आप आफ्ट साइड से और आफ्ट टॉर्पेडो रूम से भी फायर
कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आफ्टर मोस्ट पोर्शन। आपने देखा अराउंड 50 मीटर्स के अंदर की लेंथ होगी। यही हमारा 50 मीटर्स फॉर 1 मंथ 2 मंथ, यही हमारा जो है लाइफ है, यही ज़िंदगी होती है, इसी के इर्द गिर्द ज़िंदगी गुजर रही होती है। और हम लोग जब नॉर्मली देख भी रहे होते हैं, अक्सर मूवीज़ में देख रहे होते हैं, अक्सर ड्रामास में देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आपके पास बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं जो आप ऑन स्क्रीन दिखा सकते हैं। और वो लोग जो कि इसको एक्सपीरियंस करते हैं उनको बेहतर पता होता है कि यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। मैं और आप, हम लोग नॉर्मली जो है वो जब भी कहीं बैठे हुए हों और हमारे पास, हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते हों, कभी कभी हम वेकेशंस पर ज़रा नॉर्दर्न साइड पर चले जाते हैं, वहाँ पर सिग्नल्स का इशू हो रहा होता है, तो हम वहाँ जाके स्पेशल सिम्स ख़रीद रहे होते हैं कि हमारा इंटरनेट बंद ना हो। तो वहीं पर अपने मुल्क की हिफाजत का जज्बा लेकर जब निकलते हैं और डीप सी में मौजूद होते हैं और इतने रिलैक्स होते हैं, क्योंकि वो एक जो जज्बा है उनके अंदर वो तरोताज़ा भी रहता है और वो उनको जो है वो मोटिवेट भी करता है कि उन्होंने जो है वो किस तरीके से मुल्क व कौम की हिफाजत करनी है। तो ये मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम भी इन लोगों के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े रहें। एटलीस्ट अगर हम इनके साथ यहाँ रह नहीं सकते तो हम थ्रू आवर वर्ड्स जो है वो इनके साथ खड़े रहें, ताकि ये और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि नई ज़िंदगी जो हमारी है वो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी ज़िंदगी इन लोगों की मुश्किल है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी के साथ, उनके तमाम तरह अफसरान के साथ जो कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि मुझे और आपको नहीं पता, वो उनसे जानेंगे, उनसे वो हमारे साथ शेयर करेंगे और हम जो है मिलकर आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या अचीवमेंट्स रही हैं शुरू से पाकिस्तान नेवी की। हमारे साथ इसको मौजूद हैं कमांडर अहमद, कमांडर शहरियार एंड लेफ्टिनेंट बाबर। इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। सबसे पहले मुझे बताइएगा अहमद साहब, मार्का हक में यू वर पार्ट ऑफ इट? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह। कैसा एक्सपीरियंस था? अभी पहले जब वहाँ से सिर्फ धमकियाँ ही आ रही थी कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ करेंगे, वो वाला, उसके बाद जब आप लोगों को फाइनल कॉल आई कि यू पीपल हैव टू गो, वो वाली सिचुएशन बताइएगा। अच्छा, एज ए सबरीनर मैं आपको थोड़ा एक प्रीएम्बल दे दूँ कि ये सारी हमारी जो डिप्लॉयमेंट होती है दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक लेवल डिप्लॉयमेंट। तो जब आप गए, जैसे आप बता रहे हैं कि जज्बा पूरा था, सारी चीज़ें थी और आप लोग वेट कर रहे थे किसी न किसी ऑर्डर का, और फिर आप लोगों ने देखा कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी ऑर्डर आया नहीं, वहाँ से कोई वायलेशन हुई नहीं, या वहाँ से उन लोगों ने कोई ऐसी आबी जारहियत करने की कोशिश नहीं की है, तो क्या था दिमाग में कि क्यों नहीं की है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? Why our enemy could not endeavor to create any misadventure, because they knew we are in the areas, we are in our deployment areas, और they knew कि this is an international water, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ की तो उसके एक तो रिपरकशन भी होगी, और फिर जो उर्दू में कहते हैं कि मुँह छुपाने का मौका नहीं मिलता, तो वो उनको नहीं मिलेगा। आप भी you were part of it? जी, I was part of it, and ये हमारी परपेचुअल प्रिपेयर्डनेस है सबमरीन्स की, एविएशन नेवल एयर आर्म की, हमारे शिप्स की, हमारी फोर्थ डायमेंशन जो है एसएसजी कमांडोज उनकी, और अब तो इवन फिफ्थ हमारी जो डोमेन है साइबर वॉरफेयर। सो वी वर फाइटिंग एट ऑल फ्रंट्स एंड वी वर रेडी। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मीडिया पर दी गई फ्रॉम द अदर साइड कि अब इंडियन जो जहाज़ हैं वो दाखिल हो गए हैं, बहुत करीब पहुंच गए हैं, ये वाली बंदरगाह गई, वो वाली भी उड़ गई, ये रह गया, वो तबाह हो गया। ये इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच रही थी कि नहीं, बस उतनी इन्फॉर्मेशन थी जितनी रिक्वायर्ड थी? या ये भी तो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ना कि भाई वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी? जी, ये होती है डिस इन्फॉर्मेशन, यानी येलो जर्नलिज्म कहते हैं। हाँ जी, येलो जर्नलिज्म के इसको, और मीडिया वॉरफेयर के। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने बड़ा मैच्योरिटी के साथ कवर किया है थ्रू आउट, एंड नॉट एन आयोटा ऑफ कोई गलत रिपोर्टिंग। उधर से जो इस तरह की न्यूज़ होती है डेफिनेटली दैट्स ऑल प्रोपेगेंडा, तो वो नहीं हम तक आता। हम पे तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है दैट्स वेरी करेक्ट एंड टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो
बाद में जब हम वापस आए डिप्लॉयमेंट के बाद, तब पता चला वो तो बंदरगाह के अंदर कराची में दाखिल हो गए, पता नहीं लाहौर भी दाखिल हो गए। उनका विक्रांत और विक्रमादित्य 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो इधर दंदनाते फिर रहे थे, उनके फाइटर्स इधर उड़ रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वी वर आउट एट सी। और वो दैट वाज एप्टली हाईलाइटेड बाय DCSO, जो हमारी ब्रीफिंग्स वगैरह मीडिया को दी थी उन्होंने। अच्छा, एक मिसाल है ना कि बेवकूफ़ दोस्त से जो है वो अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। तो जब इस तरह की डिस इन्फॉर्मेशन फैल रही होती है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उसके बाद जिस तरीके से आप कह लें इंटरनेशनली इंडिया को फेस करनी पड़ी है एम्बैरसमेंट, जो कि अभी तक वो भुगत रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि यार कभी दिमाग में नहीं आप लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, यार ये कैसा दुश्मन है बेवकूफ़ सा, क्या मिल गया हमें? उनको खुद ही नहीं पता हुआ क्या है। इतना हमने माशाल्लाह हमारी एयरफोर्स ने, बल्कि आर्म फोर्सेस ने इतना सप्रेस किया उनकी आर्म फोर्सेस को कि आज तक वो प्रॉब्ली दे हैव नॉट कम टू टर्म्स कि उनके साथ हुआ क्या है। ये एक लंबी दास्तान है जो चलती रहेगी। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, बहुत कम बोला है आपने, मुझे ये बताइएगा जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान नेवी की, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, तमाम तर चीज़ें जो हैं या हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो एडवांस होते हैं, तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ शामिल होती हैं। आपको जिस तरीके से पाकिस्तान की पूरी कौम है उनका एक ट्रस्ट लेवल बन गया है आप सब पर कि नहीं हमारी फोर्सेस जो हैं वो पीछे खड़ी हुई हैं, आगे खड़ी हुई हैं, हम उनके पीछे खड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो दे विल फेस इट। तो ये बताइएगा कि आप जब आते हैं देखते हैं तो कितना आप बता सकते हैं, जो आप बता सकते हैं वही बताइएगा कि क्या बता सकते हैं कि कितनी बेहतरी मज़ीद आई है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं या कैसे कैसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि आगे यूज़ होंगे या बेहतर होंगे हमारे लिए या हमारे डिफेंस के लिए। देखिए मैडम, एक चीज़ तो ये है कि हमारी कौम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पे जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं उन पे फ़ख्र महसूस करती है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी, और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का यकीन भी है और आगे भी इस चीज़ का यकीन रहेगा। जहाँ तक इक्विपमेंट की बेहतरी है मैडम, पाकिस्तान नेवी इज़ एक्चुअली अ 4 डायमेंशनल फोर्स, और ऐसा नहीं है कि एक डायमेंशन में ही पाकिस्तान नेवी के पास कोई अच्छा इक्विपमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑल 4 डायमेंशन पाकिस्तान नेवी इज़ हैविंग बेस्ट ऑफ बेस्ट इक्विपमेंट। और हमारा जो एनिमी एडवर्सरी है, ऑल्दो ही इज़ हैविंग प्लेटफॉर्म्स मोर इन नंबर, बट नेवी के पास जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो नंबर है वो लेस है, लेकिन एंड दे आर फुली कैपेबल। और हमारी जो कॉम्बैट रेडीनेस और ऑपरेशनल प्रिपरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एट ऑलवेज इट्स पीक। आखिर में ज़रा अब हमारी जो दुश्मन है एक मैसेज दे दें उसको, पाकिस्तानी कौम के लिए एक मैसेज जो आप देना चाहें। पाकिस्तानी कौम के लिए ये मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह आर्म फोर्सेस दे आर फुली कैपेबल, और वो हमेशा अपनी कौम के लिए लड़ती रहेंगी और हमेशा से इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगी। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी कोई आखिरी पैगाम करिए, दुश्मन को पैगाम और कौम के नाम एक मैसेज। जी, दुश्मन को ये, इफ़ यू थ्रो अ स्टोन एट अस we'll throw a brick at them. Very clear. आप बताएंगे लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि टिल द टाइम वन सबमरीनर इज़ अलाइव, इसमें पाकिस्तानी कौम को बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आर मैरीटाइम बॉर्डर्स, आर मैरीटाइम फ्रंटियर इज़ सिक्योर। सो दिस इज़ माई वन लाइनर, टिल द टाइम वन सबमरीनर इज़ अलाइव, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत अच्छी बात है, एक तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने विटनेस भी की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का हमारे साथ मौजूद थे। 6 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है हम सबके लिए और इसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहा करें। सोशल मीडिया से निकल कर कभी किताबें खोल कर, हिस्ट्री की किताबें खोल कर पढ़ा करें। वो अक्सर कहा जाता है ना कि बुज़ुर्गों के पास बैठें तो वो ज़रा इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर दे देते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन पर काम करें, ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि तमाम दर फोर्सेस की जानिब से हमेशा पाकिस्तानी कौम के नाम दिया जाता है वो यही है कि जब तक पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तानी कौम जो है उसको सिर्फ यूनाइटेड होने की ज़रूरत है और अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ है। प्रोग्राम में आज एक स्पेशल प्रोग्राम जिस पर हम लोग आज बात कर रहे हैं, वो तारीख जो कि मुझे और आपको बीइंग पाकिस्तानी याद रखने की बहुत ज़रूरत है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन जाफर अब्दुल कयूम साहब। इनको वेलकम करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि 6 सितंबर को लेकर
लोगों को तारीख याद है, लोगों को साल याद है, लेकिन लोगों को उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लर आउट हो गया है। तो ज़रा अगर आप चंद अल्फाज, चंद जुमलों में हमें बता दें बेसिकली हुआ क्या था। सबसे पहले तो 6 सितंबर को जो उसकी सिग्निफिकेंस है, हमारे दुश्मन इंडिया ने लाहौर के ऊपर अटैक किया था 6 सितंबर को ही। और उस अटैक के फ़ौरन बाद जो है, मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान नेवी के पर्सपेक्टिव से अगर बताता चलूँ तो उसके फ़ौरन बाद जो हमारी जो प्राइमरी फोर्स है पाकिस्तान नेवी की सबमरीन फोर्स, वो एक्शन में आई और इमीडिएटली वो डिप्लॉय हो गई थी अपनी अपनी जगह। उसके बाद जो है हमारी जो सरफेस शिप्स हैं उन्होंने अपना प्लान जो है वो रिवैम्प किया और फिर 7th को जो है हमने हमारे शिप्स डिप्लॉय हुए और फिर अकॉर्डिंगली 8 सितंबर को एक हमारा सबसे जो मेजर ऑपरेशन था दवारका ऑपरेशन, वो कंडक्ट किया गया और उसके अंदर दवारका में जो उनका मेन रेडार स्टेशन था वो हमने टारगेट किया, जिसकी वजह से जो विजुअल जो टारगेट की आइडेंटिटी जो दवारका स्टेशन दे रहा था इंडियन नेवी को, तो वो वहाँ से वो ब्लाइंड हो गया। जैसे ही वो रेडार बंद हुआ तो उनके जो उनका प्लान था, ऑफेंसिव प्लान, वो उनका ब्रेक हुआ और उसके बाद जो है हमारी जो सबमरीन्स थी, हमारी जो सबमरीन गाजी थी, वो डिप्लॉय हुई इंडियन वेस्ट कोस्ट पे। तो जिसकी वजह से जो उनका मेन जो शिप था विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो अपने ही बंदरगाहों की अंदर ही जो महदूद हो गया था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सका और वो अपने जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस नहीं कर सके। तो ये एक बड़ी मेजर अचीवमेंट थी जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से थी कि वो उसने एट द ऑनसेट दुश्मन को जो है उसकी जो ऑफेंसिव ऑपरेशन थे उसकी कमर तोड़ दी थी। तो ये और आप फिर मज़ीद अगर उसमें डिटेल्स में जाएं तो 6 सितंबर को जो हमारी आर्मी थी उसने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया इंडियन फोर्सेस का, और इसी तरह 7 सितंबर को हमारी जो एयरफोर्स थी उसने एयर डोमिनेंस हासिल कर ली थी, तो जिसकी वजह से जो इंडियन एयरफोर्स थी वो अपने ऑपरेशन नहीं कर पाई। और लाइकवाइज ऑन 8 सितंबर पाकिस्तान नेवी ने जो है वो बिल्कुल इंडियन नेवी की कमर तोड़ दी थी, तो जिसकी वजह से ये तीनों फोर्सेस की जो कंट्रीब्यूशन थी उसकी वजह से हम ये जंग जो है प्रीडोमिनेटली जीत गए थे और फिर दुश्मन ने दोबारा फिर अपनी मैली आंख उठाने की कोशिश नहीं की। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं ना पाकिस्तान नेवी की ख़ास तौर पर बात की जाए तो लोगों को उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोग कहते हैं कि ये खामोश होते हैं और समंदरों में होते हैं और समुद्री जंग ऐसे कभी हुई नहीं है, ये लोगों की आम परसेप्शन है जिस पर लोग बात कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइएगा कि समुंदर में एक तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान नेवी की कंट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा होती है फोर्सेस में? जहाँ तक समुद्री हदूद का ताल्लुक है तो पाकिस्तान नेवी जो है मेन फोर्स है जिसका मैंडेट ये है कि हमारी समुद्री हदूद की हिफाजत करे। तो उसके लिहाज से जो हमारी नेवी बहुत वेल इक्विप्ड है, पहली चीज़। दूसरा ये कि जहाँ तक आपने बोला कि एक साइलेंट फोर्स है, तो बाय वर्च्यू ऑफ आवर ऑपरेशंस हमें एडवांटेज इस चीज़ में हासिल होता है कि हम साइलेंट रहें। जितना हम साइलेंट रहेंगे जो हमारे दुश्मन है उसको हमारी वेयर अबाउट्स का अंदाज़ा नहीं होगा, और यही जो चीज़ है वो उसको सबसे ज़्यादा डिटर करती है। अगर जहाँ तक मैं आपको पाकिस्तान नेवी सबमरीन्स के बारे में बताता चलूँ, सबमरीन्स की जो मेन जो पोटेंसी है वो ये है कि वो डिटेक्ट नहीं होती। जब तक सबमरीन डिटेक्ट नहीं होगी उसका जो खौफ है दुश्मन के दिलों में बैठा रहेगा, और मेन जो उसकी जो स्टेल्थ है सबमरीन की, वो उसका आप समझ लें कि जो मेन जो वेपन है वो स्टेल्थ है। तो अगर सबमरीन छुपी हुई है, दुश्मन की नज़रों से बोझल है, तो दुश्मन के दिल में जो उसकी घात बैठी रहेगी और वो कभी भी उन एरियाज़ में नहीं आएगा जहाँ पे वो समझता है कि सबमरीन पाकिस्तान नेवी सबमरीन डिप्लॉय हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपने अभी देखा होगा पहलगाम इंसिडेंट में भी दुश्मन ने जुर्रत नहीं की कि वो 400 नॉटिकल माइल से भी कम आए हमारी कोस्टल लाइन से करीब। तो उसकी मेन वजह यही थी कि हमारी जो सबमरीन्स थी वो टाइमली डिप्लॉय हो गई थी
हमारे जो सरफेस एसेट्स थे वो अपनी जगहों पे मौजूद थे, हमारे एयर एसेट्स हमारे कंप्लीट जो है पूरे नॉर्थ अरेबियन सी की पिक्चर हमें दे रहे थे, और हर जगह पे जहाँ पे भी हमारा एनिमी डिप्लॉयड था वो हमें जो है ना उसकी पोजीशन अपडेट आती जा रही थी। तो वी वर एग्जैक्टली नोइंग वेयर द एनिमी वाज, और हमारी जो पोजीशन थी वो एनिमी को पता नहीं थी, इस वजह से ही डिड नॉट इवन डेयर टू कम क्लोज टू आवर पोस्ट। मार्का हक के बारे में बताइएगा। जब सिर्फ आप कह लेना कि वो हमारा जो दुश्मन है गीदड़ भपकियाँ उसकी आती रहती हैं, हम सीरियसली लेते नहीं हैं, क्योंकि हम बहैसियत कौम ऐसे हो गए हैं कि हम हर चीज़ को ना फ़नी वे में ट्रीट कर लेते हैं कि अच्छा ये होगा। सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर अटैक्स का सिलसिला शुरू हुआ, पाकिस्तान ने डिफेंस किया, फिर हमारी एक लाहौर में बंदरगाह थी जिसके बारे में हमें आप लोगों ने नहीं बताया। फिर पता नहीं कहाँ हमारी बंदरगाहें थी, आप लोगों ने, हमें सिर्फ लगता था कराची में समंदर है, यहाँ तो पूरे पाकिस्तान में जगह जगह बंदरगाहें बनी हुई हैं। तो ये बताइएगा कि ये वाला सारा एक्सपीरियंस क्या हुआ, कॉल कब आई, जितना आप बता सकते हैं उतना डेफिनेटली हमें बताइए। इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि बीइंग फ्रॉम सबमरीन सर्विस हमारा सबसे मेन एम ये होता है कि जैसे ही कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो सबमरीन्स आर द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो कि डिप्लॉय हो जाते हैं। तो वी आर द फर्स्ट वन टू बी डिप्लॉयड एंड द लास्ट वन टू कम बैक आफ्टर एनी कॉन्फ्लिक्ट। मार्का हक जो ऑपरेशन पाकिस्तान की जानिब से जिसका आगाज़ किया गया था, कैप्टन जाफर साहब वाज पार्ट ऑफ इट। एक तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, बिकॉज हम बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि हम कहते हैं ना बड़ी जज्बाती कौम है, वैसे हम हज़ार बुराइयाँ कर लें, अपने रोने रो लें पानी बिजली गैस के, लेकिन जहाँ पर हुब्बुल वतनी की चीज़ आती है तो हम बड़े यूनाइटेड हो जाते हैं। तो ये एक तो बड़े ऑनर की बात है। एंड सेकेंडली जब आप वापस जैसे आप बात करें ना सोशल मीडिया पर भी हमने एक्सपीरियंस किया खुद भी कि उन दिनों आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर चंद लोग, एक सोशल गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की ना, वहाँ पर नेवी की जानिब से, एयरफोर्स की जानिब से और आर्मी के जो पर्सोनल्स बैठे हुए होते हैं जो जवाब दे रहे होते हैं मीडिया को, वहाँ पर हमने देखा कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि उस पर भी बड़ी वो हुआ, बड़ी सोशल मीडिया पर वो भी बड़ी चीज़ें बनी। तो उनमें भी उन्होंने कहा कि साइलेंट गाय, बाद में उन्होंने इसको एड्रेस भी किया। तो ये क्या है कि आप लोगों को सिखाया जाता है कि बिल्कुल खामोश रहना है, यू डोंट नीड टू टॉक? सिखाया तो नहीं जाता, लेकिन आप कह लें कि हमारी वे ऑफ वर्किंग थोड़ी सी अफेक्ट होती है। जैसे मैंने बताया कि हमारी जो वन ऑफ द मेन स्ट्रेंथ हमारी ये है कि हम स्टेल्थ रहें, अनडिटेक्टेड रहें। तो जितना हम खामोश रहते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है एक वॉरफेयर वाली इन्वायरमेंट। तो ये शायद फिर कुछ जो है इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी में भी आता है, जो कि घर में भी हमें बताया जाता है कि भाई आप खामोश रहते हैं सोशल गैदरिंग वगैरह। तो ये एक हमारी सेकंड नेचर शायद बन जाती है इस तरह। जी, ये हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है, जो कि हमारे एडवांटेज में भी है। वो कहते हैं जब तक बात ना कीजिए तब तक आप जवाब बोलेंगे नहीं, आप खामोश रहेंगे। जब तक आप लोगों को एड्रेस ना किया जाए कि हम आपसे बात करें तब तक आप लोग बात नहीं करते। ठीक है भाई, वो एक्सक्लूसिव रहते हैं। तो ये बताइएगा, जिस तरीके से हम बात करें ना, नॉर्मली भी हम लोग देखते हैं कि पानी में अगर फॉर सपोज हम अपनी बात कर लें नॉर्मली, कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो या किसी आइलैंड में जा रहे हो और हमें कश्ती में कोई घंटा ट्रैवल करना पड़े, तो हम घंटे बाद हमारी सिचुएशन ये होती है कि हमारी बस हो जाती है। कहते हैं पानी की थकान बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो आप वेव्स की वजह से जो मूवमेंट होती है वो आपको घंटा 2 घंटे रहती है बाद में। इतनी मुश्किल लाइफ जो डीप सी में आप लोग गुजारते हैं, वो आपको कोई एक्सपीरियंस याद है अपना जो बिल्कुल इनिशियल डेज में आपका हो और आपने कहा हो कि यार ये मैं क्या हो गया मुझे? एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे होते हैं डेफिनेटली। एक हम तो ये समझते हैं कि जब भी हम समंदर में जाते हैं हर दफ़ा कोई एक नया एक्सपीरियंस होता है। सी लाइफ जो है एक बड़ी डाइवर्स लाइफ होती है। इनिशियली जो है यानी कि अब मैं अगर रिकॉल करूं तो हम लोग एकेडमी में थे, हमने जब नेवी ज्वाइन की तो हमारा जो सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें एक छोटी गन बोट लाड़काना पे हमारा एक सी ट्रिप लगा। सबसे पहला हमारा सी को एक्सपोजर था।
तो जैसे आपने बताया कि जो वेव्स की जो कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है वो आपके जो है वो जो माइंड है उसको थोड़ा सा वो डिसबैलेंस करती है और फिर आपको एक नेचुरल फिनोमेना है सी सिकनेस वो आप फील करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग जब गए समंदर में, जैसे ही हम ओपन सी में गए बोट के अंदर, तो आई रियलाइज़ कि जो मेरे जितने भी मेरे साथी थे वो हर कोई जो है ना वो एक हर कोई कोने पे जाके बैठ गया है, कोई लेट गया है और उनको जो है वो सी सिक फील होना शुरू हो गई थी। और उस टाइम तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सी सिकनेस होती क्या है। आपको कुछ नहीं हुआ? और मुझे कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये हम 2-4 दोस्त थे, उनको कुछ भी नहीं हो रहा था, बाकी जो है वो सब जो है वो कोई बैठ गया, कोई लेट गया, कोई बस यानी कि इतना भी नहीं उससे हो रहा था कि वो बात कर सके। तो सी के इन्वायरमेंट बाद में पता चला कि यार ये सी सिकनेस होती है और ये कितना टफ होता है इसको बेयर करना। लेकिन ऑब्वियसली वंस यू टेक अप नेवी एज अ प्रोफेशन, तो फिर हम बार बार जब जाते हैं तो वो फिर हम अपनी वीकनेस को ओवरकम करते हैं और फिर जैसे हम कहते हैं नेवी में कि सी लेग्स डेवलप हो जाती हैं। फिर आप जो है वो एक समंदर को फील करना शुरू करते हैं, किस तरह वो रोल एक पिच की वाली मूवमेंट है उसको आप केटर फॉर कर रहे होते हैं अपने मूवमेंट के साथ साथ, तो फिर वो आप अपनी सी सिक को जो है ओवरकम कर लेते हैं, समंदर को दोस्त बना लेते हैं। समंदर को दोस्त बना लेते हैं। जैसे हमें कहा जाता है ना मीडिया में कि कैमरे को अपना दोस्त बना लो, इट विल इजी टू कम्युनिकेट, तो आप लोगों का मेरे ख्याल से ये है कि समंदर को दोस्त बना लो। ऐसा ही है। बिल्कुल लास्ट में पाकिस्तानी कौम के नाम एक पैगाम और हमारे दुश्मनों के नाम एक पैगाम जो आप देना चाहेंगे इस मौके पर। पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम यही है कि जो मोहब्बत, जो सपोर्ट आप लोगों ने हमें दी है, यही हमारी मेन स्ट्रेंथ है। हमें सपोर्ट करते रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह यू विल नॉट फाइंड अस लैकिंग इन एनी एस्पेक्ट। इंशाल्लाह आप हमें हर वक्त हर लम्हा तैयार पाएंगे पाकिस्तान की हदूद की प्रोटेक्शन करने के लिए। जज्बा शहादत के साथ निकलते हैं और थोड़ा सा ये भी था कि इस दफ़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो नेक्स्ट टाइम वी आर वेटिंग इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन जाफर हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर इन मौक़ों पर, इन तारीख़ों पर जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी होता है, उस पर इस तरह के स्पेशल प्रोग्राम्स भी इसीलिए किए जाते हैं ताकि आप लोगों की वो जो हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है वो ज़रा दोबारा से उसको रिफ़्रेश किया जाए, दोबारा से सब कुछ याद किया जाए और ये तमाम तर लोग जो कि हमारी स्ट्रेंथ हैं, जिनकी वजह से हम सब लोग यूनाइटेड हैं, जिनकी वजह से हम सब लोग आज जो है वो एक आज़ाद जो हमें रियासत मिली उसके बाद उसकी हिफाजत करना उससे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जो कि हमारी फोर्सेस की जानिब से निभाई जाती है। अक्सर व बेशतर हम उनको तनकीद का निशाना ज़रूर बनाते हैं, लेकिन जो उनकी मेहनत है या जो उनकी मुश्किलात हैं जो वो फेस कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से वो मैं और आप नहीं जानते बल्कि वो लोग जानते हैं जो कि इसका हिस्सा होते हैं, जिनके ऊपर ये गुजर रही होती है, जो अपनी फैमिलीज से दूर होते हैं, जो अपने बहुत सारे कह लें कि खुशी के इवेंट्स या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो कि हम जिनको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, ईद हो गई या बाकी हमारे यहाँ किसी की शादी हो गई, बच्चे की पैदाइश हो गई, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं, या फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आ जाए फैमिली में, तो ये अपने घरों से बहुत दूर होते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनको बहुत दिनों बाद पता चलता है कि कुछ ऐसा हो गया है। तो ये चीज़ें जो है ना जो हमारे लिए बहुत कॉमन होती हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होती हैं। तो वहीं पर जब आप तनकीद जो है वो कर रहे होते हैं या जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जब वो कीबोर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ज़रा थोड़ी सी बेहतर जो है वो होमवर्क करने के साथ साथ ये चीज़ें करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमेशा से पाकिस्तान फोर्सेस ने हमें मायूस नहीं किया है, तो उम्मीद यही है हमारी कि आइंदा भी हम मायूस नहीं होंगे और हम इनके बिल्कुल पीछे खड़े रहेंगे हमेशा जब भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी और ये हमारे आगे खड़े होंगे जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी उम्मीद और इसी पॉजिटिव सोच के साथ मुझे दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।